Good morning students, and today I will teach you your third chapter बस की यात्रा। बस की यात्रा एक व्यंग्य किया हुआ है। इसके जो लेखक है वो कौन है? हरिशंकर जी परसाई है। हरिशंकर जी ने इसमें खुद का और अपने 4 मित्रों का वर्णन किया है और एक लोगों पर वो व्यंग्य कर रहे हैं कि किस तरह जो लोग होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर इसी लेसन में वो एक बस को लेकर और उस पर व्यंग्य करते हैं कि जो बस का मालिक होता है वो किस तरीके से खुद के फायदे के लिए लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोगों की जान की उसे कोई भी चिंता नहीं है। चलो इस लेसन के माध्यम से देखते हैं कि वो किस तरह से लोगों पर व्यंग्य कर रहे हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। मतलब कि इसमें एक लेखक होते हैं और उसके 4 मित्र होते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग कहीं पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि हम लोग 4 बजे घूमने के लिए निकलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब कि पन्ना है वो एक मध्य प्रदेश में एक जगह है, वो वहाँ से निकलेंगे और वहाँ से निकलने के बाद में वो सतना तक पहुँचेंगे। सतना में फिर वो ट्रेन पकड़ेंगे जो ट्रेन जबलपुर के लिए जाती है। ठीक है। और उनमें से 2 मित्र क्या बोलते हैं कि सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना है। मतलब कि जो 5 मित्र होते हैं, 5 में से 3 को तो कोई चिंता नहीं होती, बाकी जो 2 मित्र होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमें सुबह ऑफिस भी पहुंचना है, सुबह काम पर जाना है, इसीलिए हम रात के सफ़र से वापस अपने गांव पर आ जाएंगे। इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी है। तो वो 2 मित्र बोलते हैं कि हम रात में ही सफ़र करके इसी रास्ते से वापस यहाँ चले आएंगे, क्योंकि हमें सुबह ऑफिस जाना है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तब लोगों ने उनको क्या सलाह दी कि रात में इस बस से वापस सफ़र नहीं करते। तब उसमें से एक आदमी होता है जो लेखक का मित्र होता है, वो क्या बोलता है, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं कि क्या हमें रास्ते में डाकू मिलते हैं जो हमें लूट लेंगे, जो हमें इसमें सफ़र नहीं करना चाहिए। तब वो आदमी क्या बोलता है कि नहीं, बस डाकिन है। बस डाकिन है का मतलब क्या है कि ये जो बस है ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, ये चलने के लायक नहीं है, ना तो इसमें लाइट्स है ना इसमें कांच वगैरह, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये बस रात में नहीं चल सकती। ये इसकी हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, इसीलिए आपको इस बस से सफ़र नहीं करना चाहिए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृत्ति सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। मतलब कि जो बस थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, यानी कि जो बस थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। उसको देखकर जैसे हमें बूढ़े व्यक्ति को देखकर उस पर दया आती है, ठीक उसी प्रकार लेखक को भी उस बस पर दया आ रही थी। लेखक क्या सोच रहे थे, लेखक बोल रहे थे कि मुझे तो इस बस पे दया आती है, ये बस इतनी पुरानी हो चुकी है, इस बस के टायर घिस चुके हैं, इसका कांच टूट चुका है, साइड में जो इसकी खिड़कियां होती है वो भी पूरी इसकी नहीं है, वो भी टूट चुकी हैं। फिर भी ये जो बस वाला जो ड्राइवर है, जो बस का मालिक है, इस बस को चलाए जा रहा है, मुझे तो इस बस पे दया आती है। इस बस को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये ना तो हमारे लिए सही है ना ही जो बस ड्राइवर है उसके लिए सही है, इससे हमें काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए हैं। मतलब इसका अर्थ यह है कि ये काफ़ी समय से इसकी मरम्मत नहीं हुई है, इसके जो सारे कांच वगैरह टूट चुके हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो उसको इलाज की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार उस बस को भी ज़रूरत थी। लेकिन क्या हुआ था, जो मालिक था उसने उस पर पैसे खर्च नहीं किए, बल्कि खुद ही पैसे कमाने में लगा हुआ था। ऐसे लग रहा था, उसे देख के लग रहा था कि हाँ ये काफ़ी साल से इसकी कोई भी मरम्मत नहीं हुई है। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। मतलब कि लोग उससे सफ़र क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि लोग उससे डरते हैं कि ये इतनी बस पुरानी हो चुकी है, कहीं उससे हमें नुकसान ना हो जाए। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। मतलब कि इस बस को सिर्फ हम देख सकते थे, इस पर कहीं पे भी घूमने के लिए जाना वो हमारे लिए सही नहीं था, वो हमारे लिए सही नहीं था। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे।
मतलब जिसकी बस थी और जो बस चला रहा था वो भी उसी में बैठा था और उसे उस बस की पूरी हालत पता थी, लेकिन फिर भी वो इतना कंजूस था कि वो उस बस को सही नहीं करवा रहा था। बस उसका स्वार्थ छुपा हुआ था, बस वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में ही लगा हुआ था। तब हमने उनसे पूछा, मतलब कि वो 5 मित्र थे, एक लेखक और बाकी 4 उसके मित्र। उन 5 में से एक ने उस बस मालिक से पूछा, यह बस चलती भी है क्या? मतलब कि उसकी इतनी बुरी हालत थी तो उसे देखकर वो क्या पूछते हैं कि ये बस चलती भी है क्या? तब वो जो बस का मालिक होता है वो क्या बोलता है, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी, थोड़ा वेट करो, मैं आपको इसे चला कर दिखाता हूँ। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये अपने आप ही चलती है क्या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तब वो एक जो लेखक का मित्र होता है वो क्या बोलता है कि बस यही तो हम देखना चाहते हैं कि ये अपने आप ही चलती है या लोग इसे धक्के मार मार के चलाते हैं, क्योंकि इसकी हालत तो इतनी बुरी हो चुकी है, ये चलने के लायक नहीं है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। देखते हैं, बस आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो। बस में थे, मतलब सारे लोग थे, वो आपस में बातें करने लग गए, लेकिन उसमें एक डॉक्टर भी था। वो क्या बोलता है कि डरो मत चलो चलते हैं। बस अनुभवी है, यानी कि बस है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, इतने सालों से चल रही है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, मतलब कि जो नई नई बसें चलती हैं वो तो नई नई चल रही है, उन्हें इतना अनुभव नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सालों से चल रही है, तो इसको मतलब कि पता है कि ये कैसे चलती है और कैसे इसको चलाया जाता है, तो हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, जैसे एक माँ अपने बच्चों को गोद में उठाकर जाती है, ठीक उसी प्रकार ये बस भी हमें अपनी गोद में उठाकर आराम से लेकर जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, मतलब कि हम बस में बैठ गए थे और जो हमें उस बस में चढ़ाने के लिए आए थे वो हमें इस तरीके से देख रहे थे कि जैसे वो कोई हमें अंतिम विदाई दे रहे हैं। मतलब उनको ऐसे लग रहा था कि हाँ, ये इतनी पुरानी बस में बैठ के गए हैं तो इनके साथ कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग या फकीर। मतलब कि वो लोग जो उन्हें छोड़ने आए थे ना, वो क्या सोच रहे थे कि इतनी पुरानी बस में गए हैं तो ये वापस यहाँ पहुँच जाएंगे, हमें इनकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो इस धरती पे आया है वो कभी ना कभी तो जाएगा ही। इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे हैं, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब 5 मित्र होते हैं, वो क्या करते हैं, उस बस में बैठ जाते हैं और जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, उस बस को स्टार्ट करता है। बस को स्टार्ट करते ही वो इतनी बुरी तरीके से हिलने लग जाती है, क्योंकि एक जो पुरानी बस है, आपने देखा होगा जब उसको स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से उसके कांच वगैरह हिलने लगते हैं। सेम सिचुएशन उसी बस की भी थी। वो बस भी उस बस को भी स्टार्ट करने से, मतलब वो बुरी तरीके से उसके जो कांच वगैरह थे वो सारे कुछ हिलने लग गए थे और उसकी जो सीट थी वो भी हिलने लग गई थी। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। उस बस में कांच तो बहुत कम थे और जो कुछ बचे हुए थे ना, उनसे हमें बचना था। मतलब ये था कि वो बस इतनी जोर जोर से हिल रही थी कि वो कांच कभी भी टूट सकते थे और अगर वो टूट गए तो वो हमारे अंदर आ सकते थे और हमें उससे चोट लग सकती थी। इसलिए हमें उससे बचना था कि वो कांच हमारे अंदर ना गिर जाए। और हमने क्या किया, हम 5 मित्र खिड़की से थोड़ा दूर खिसक कर बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक को ऐसा क्या लग रहा था, लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे हम इंजन के अंदर ही बैठे हैं, क्योंकि इंजन इतनी जोर से आवाज़ करता है तो लेखक को क्या लग रहा था कि जैसे हम इंजन के अंदर ही बैठे हैं। बस चल पड़ी। हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब कि जो बस थी वो चल पड़ी थी। लेखक को उस वक्त क्या याद आ गई थी, गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद आ गई थी। मतलब कि ये जो आंदोलन था वो 1930 में
भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो भारतीयों पर जोर जबरदस्ती कर रहे थे, उनसे अपनी बात मनवा रहे थे। ठीक उसी प्रकार इस बस पे भी व्यंग्य किया गया है कि बस के साथ भी जबरदस्ती हो रही है, ये इस बस को भी जबरदस्ती चलाया जा रहा है, ये चलना नहीं चाहती लेकिन फिर भी इसको चलाया जा रहा है। जैसे अंग्रेज लोग भारतीयों को चला रहे थे, अपनी मनमानी करवा रहे थे, ठीक उसी प्रकार जो बस का मालिक है वो बस के साथ जबरदस्ती कर रहा है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, अब हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब कि जो ये जो बस थी ना, ये चल नहीं पा रही थी। इसकी जो पार्ट्स होते हैं बस के वो अलग अलग बिखरे हुए से थे, मतलब वो उस बस को सहयोग नहीं दे पा रहे थे कि वो किस तरीके से चल पाए। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मतलब लेखक कह रहा था कि बस की हालत इस प्रकार की थी कि उसकी मरम्मत होनी चाहिए लेकिन उसकी मरम्मत नहीं करवाएगी। बस इस मालिक और बस का जो मालिक है उसने नियम कायदे कानून का भी कोई पालन नहीं किया, बस वो उस बस को घसीटे जा रहा था और यात्रियों से संबंधित और यात्रियों को लेकर भी उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने कोई भी नियम कायदे कानून का पालन नहीं किया, उसे बस सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से ही मतलब था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता है सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब कि हम सीट के ऊपर बैठे थे तो हमें ऐसा लग रहा था जब वो बस स्टार्ट हुई थी और जब वो चल रही थी तो ऐसे लग रहा था कि ये सीट है वो बुरी तरीके से एकदम बुरी तरीके से हिल रही है। कभी ऐसे लगता है कि हम इस सीट से गिर जाएंगे और कभी लगता है पूरी की पूरी सीट ही गिर जाएगी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठी है। मतलब कि बहुत दूर निकल गए थे, तब तक हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम सीट पे बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक भी गई थी और मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। मतलब कि अचानक बस रुक गई और हम सारे क्या हुए, डर गए थे। फिर हमें अचानक पता चला कि पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद भी हो गया है, क्योंकि वो बस इतनी पुरानी थी, उसके साथ तो कुछ भी हो सकता था। तो उस टाइम क्या हुआ था, बस की टंकी में छेद हो गया था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। मतलब कि उसने क्या किया, उसमें एक नली लगाई और उसको इंजन में भेज दिया ताकि वहाँ इंजन में तेल चला जाए। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। मतलब कि फिर मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ, अब ये इंजन है ना, ये भी हाथ में आने वाला है और ड्राइवर है ठीक उसी तरह उसको अपनी गोद में रख के और फिर उसके अंदर नली डालेगा जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। मतलब कि अब बस और 15-20 मील और चलने लगी। फिर अचानक मेरा विश्वास उससे उठ गया था। मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ, अब कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। या तो जैसे पहले टंकी में छेद हुआ था ठीक उसी प्रकार या तो इसका स्टीयरिंग टूटेगा या इसके ब्रेक फेल होंगे। और ब्रेक फेल होने के बाद क्या है, ये जो चारों तरफ हमें इतने अच्छे अच्छे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, प्रकृति का दृश्य है, इतना अच्छा नजर आ रहा है, उसी वहीं पर इतने मनोहारी दृश्य के अंदर हम किसी न किसी पेड़ से जाकर टकराएंगे और फिर हम मर जाएंगे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। मतलब कि चारों तरफ पेड़ थे, बस के इधर साइड भी हमें पेड़ दिखाई दे रहे थे और इधर भी पेड़ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो दिखने में तो बहुत सुंदर थे, उन पे पक्षी भी बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी मैं उनको अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था? क्योंकि बस की हालत इतनी खराब थी, वो कभी भी किसी भी पेड़ से जाकर टकरा सकती थी। जब एक पेड़ से हम लोग निकलते तो थोड़ा डर कम होता, लेकिन उसी वक्त हमें दूसरे पेड़ की चिंता होने लग जाती कि अब थोड़ी दूर जाने के बाद हो सकता है बस अगले पेड़ से टकरा जाए। उसे उस बस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो अभी दूसरे पेड़ का इंतजार रहता था। और कहीं भी मुझे झील दिखाई देती तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बस पेड़ से नहीं टकराई तो क्या हुआ, जरूर इस झील में जाकर डूब जाएगी।
फिर क्या हुआ, अचानक बस रुक गई और ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। फिर और क्या हो गया, अचानक फिर बस रुक गई, लेकिन ड्राइवर ने बहुत सारी कोशिश की, बहुत प्रयत्न किए उसने, लेकिन वो बस नहीं चली। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाक की बात है। मतलब कि जो कंपनी का जो मालिक था वो इतना धूर्त आदमी था, उसे पता था बस की हालत क्या है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है कि ये तो इत्तेफाक की बात है, ये तो संयोग की बात है, ये तो अपने आप ही रुक गई, चिंता मत करो, ये अपने आप वापस चालू हो जाएगी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बस है वो एकदम फर्स्ट क्लास है। बस की इतनी बुरी हालत होते भी वो बस को एकदम फर्स्ट क्लास बोल रहा था कि बस एकदम फर्स्ट क्लास है, चिंता मत करो। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब कि मध्यम चांदनी थी, उसमें जो बस थी वो पेड़ के नीचे खड़ी थी, तो उसे देख के मुझे उस पर दया आ रही थी। जैसे एक बूढ़े आदमी पे दया आती है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी उस पर दया आ रही थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ा हुआ थका हुआ आदमी उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, किसी बूढ़े आदमी पर हम कोई जुल्म करते हैं, उससे कोई काम करवाते हैं, उस वक्त हमें कैसे दया आती है, कैसे हमें अजीब फील होता है। ठीक उसी प्रकार उस बस को देख के उस लेखक को अजीब लग रहा था कि हमें अब दया आ रही है कि हम इस पे लद के क्यों आए इतनी दूर। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर अब ये बस नहीं चली, ये पूरी खराब हो चुकी है, तो मतलब ये पूरी बस खराब हो चुकी है, तो अब हमें उम्मीद है कि हमें इसका यहीं पर अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, यानी अब इसे यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, ये बस तो चलने वाली नहीं है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। मतलब कि जो बस का मालिक था उसने क्या किया, बस का जो इंजन है उसे खोला और फिर उसमें कुछ सुधार किया। बस फिर आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। पहले वो थोड़ी स्पीड में चल रही थी, फिर उसकी स्पीड कम हुई और जब तीसरी बार जब वो बस रुकी तो उसकी चाल और भी कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी थी। जिस प्रकार एक बुढ़िया होती है, क्या होता है, उसे पहले पूरा दिखाई देता है, फिर कम दिखाई देता है और लास्ट में उसकी जो आंखों की ज्योति होती है वो धीरे धीरे जाने लगती है। ठीक उसी प्रकार उस बस के साथ भी हो रहा था कि वो पहले एकदम स्पीड में चलती थी, फिर उसने थोड़ा स्लो किया और फिर उसके बाद में वो एकदम ही धीरे धीरे चलने लग गई थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वो रेंग रही थी, जैसे सांप सड़कों पे रेंगता है, ठीक उसी प्रकार वो धीरे धीरे रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती। जिस प्रकार कोई बूढ़ा आदमी सड़क को पार करता है, पीछे से अगर कोई वाहन आता है तब वो डर जाता है, तब वो क्या करता है, किनारे पे खड़ा हो जाता है। यही हालत उस बस की थी। वो उस बस को भी क्या करना पड़ता था, उस एक किनारे पर रोकना पड़ता था ताकि कोई गाड़ी वाला उससे टकरा ना जाए। खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही है। मतलब कि जब दूसरी गाड़ी आती तो मतलब ये लेखक उस बस का भाव बता रहा है इसमें कि वो बस उस दूसरी गाड़ी से कहती कि निकल जाओ बेटी, अब तुम्हारी तो उम्र है आगे निकलने की, लेकिन मेरी तो उम्र हो चुकी है, पहले तुम निकल जाओ। फिर एक पुलिया के ऊपर पहुंचे, एक टायर फिस करके बैठ गया। फिर मतलब हमने वो रास्ता पार किया तो हम एक पुल के ऊपर पहुंच गए और पुल पे पहुंचने के बाद में क्या हुआ, उसका एक टायर था वो पंक्चर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर रुक गई थी। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मतलब क्या था कि वो पहले तो जोर से हिली फिर रुक गई थी, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। अगर वो बहुत स्पीड में होती तो क्या होता, वो पुल के अंदर, वो नाले के अंदर जा गिरती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे। लेखक कह रहा है कि मैंने उस जो बस का मालिक होता है, जो ड्राइवर होता है, उसकी तरफ एकदम श्रद्धा भाव से देखा। मुझे उस पर भी दया आ गई थी। मतलब मैंने उसकी तरफ देखा और फिर मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था।
क्यों? क्योंकि वो जो बस की हालत है वो अच्छी तरीके से जान रहा था, लेकिन फिर भी वो इतना दूर तय कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में लगा हुआ था। उसे यात्रियों की कोई चिंता नहीं थी, लोगों की कोई चिंता नहीं थी, यहाँ तक कि उसे खुद की भी चिंता नहीं थी। वो खुद अपनी जान को हथेली पे लेके और उस बस को चलाए जा रहा था। उसे खुद को पता था कि इस बस के साथ में और मेरे साथ कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन वो इतना लालची इंसान था कि उसने ना तो अपनी जान की परवाह की, ना ही लोगों की जान की परवाह की, और उस बस को घसीटे जा रहा था। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा है। मतलब कि वो क्या बोल रहा था लेखक कि इसमें इतना साहस है तो इसे कुछ काम करना चाहिए, इसका सही उपयोग करना चाहिए। ये अपने साहस को सही उपयोग में नहीं ले रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। मतलब कि वो उस पर व्यंग्य करता हुआ कह रहा है कि इसमें इतना साहस है, उसका सही उपयोग नहीं कर रहा है। इसे अच्छी तरीके से पता है कि बस की क्या हालत है, फिर भी इसको चलाया जा रहा है। इसे डर ही नहीं लग रहा है कि अगर बस के साथ कोई घटना हो गई तो मेरा साहस है वो धरा का धरा रह जाएगा, और भगवान है, मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा और भगवान बाहें पसारे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्रण दे दिया। और फिर भगवान उससे कहते कि ये देखो इतना साहसी आदमी है कि उसने बस की मरम्मत नहीं करवाई और अपनी जान देने को ज़्यादा ज़रूरी समझा, लेकिन बस को ठीक करवाना ज़रूरी नहीं समझा। मर गया पर टायर नहीं बदला। मतलब ये था कि वो उसी टायर को सही करने में लगा था, लेकिन उसने दूसरा टायर नहीं लगाया उसमें। क्यों? क्योंकि दूसरा टायर लगाता तो उसके पैसे लगते। तो मतलब वो लेकर क्या बोल रहा है कि भगवान भी कहते उसको कि ये देखो कितना साहसी बंदा है, इसने जान दे दी लेकिन इसने टायर को नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चल पड़ी। नया टायर नहीं लगाया, फिर भी उसमें पुराना ही टायर लगा दिया, वो भी घिसा पिटा था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब लेखक क्या कहते हैं कि हमने तो ये सोचा था कि हाँ एक टायर जो घिसा हुआ था वो तो निकाल देगा, नया टायर लगाएगा, लेकिन नहीं, ये तो इतना लालची कि इसने तो पुराना ही टायर लगा दिया। तो लेखक क्या बोलते हैं कि हमने तो पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, कि उसे ऐसा लग रहा था कि हम वापस कभी भी पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो ना तो पन्ना में थे और ना ही वो जबलपुर में थे। वो दोनों, वो पांचों मित्र थे, वो बीच में फंस चुके थे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, क्योंकि ना तो वो बस थी वो पीछे जा पाती थी और ना ही वो जो बस थी वो आगे जा पा रही थी। तो लेखक को क्या लग रहा था कि अब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरी जो सारी उम्र है वो इसी बस में गुजरने वाली है और यहीं से मैं परलोक सिधार जाऊंगा। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। लेखक क्या बोलता है, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी कोई मंजिल नहीं बची है, मेरी सारी मंजिलें यहीं इस बस में आकर रुक गई हैं। हमारी बेताबी, तनाव सब खत्म हो गए थे। बेताबी थी, किस चीज़ की बेताबी थी? जितने उसकी बेताबी, तनाव सब कुछ थे वो सारे क्या थे, वो खत्म हो गए थे। अब उन्होंने मन में ये ठान ही लिया था कि हाँ अब तो मरने वाले हैं। पांचों मित्र अच्छी तरीके से अपने आपस में बातें करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि अब हम कभी भी पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे, अब हमारी जो उम्र है वो इसी बस में निकल जाएगी। वो हंसी मजाक कर रहे थे, ठीक है। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए थे। चिंता जारी रही थी और हंसी मजाक चालू हो गया था। मतलब उनमें इतनी चिंता भरी हुई थी और उनमें हंसी मजाक चालू था और वो उसी तरह से बस पर व्यंग्य किए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था हम वापस कहीं भी नहीं पहुंचने वाले हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि लेखक है वो किस तरीके से बस पे व्यंग्य कर रहे हैं और बस के माध्यम से मतलब लोगों को भी बता रहे हैं कि जो एक आदमी होता है वो किस तरीके से स्वार्थी हो सकता है। वो उसे ना तो खुद की चिंता होती है, ना ही उसे दूसरों की चिंता होती है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। ओके, सो फर्स्ट यू विल रीड दिस चैप्टर एंड देन आफ्टर यू विल डू दिस न्यू वर्ड्स। ओके, लेकिन ये न्यू वर्ड्स करने से पहले मैं आपको सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड करूंगी। पहले आप वो करोगे, उसके बाद में ये न्यू वर्ड्स अपनी नोटबुक में करोगे। थैंक यू।